भोपाल, नोएडा और जयपुर के बाद अब लखनऊ में एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत से सनसनी मच गई। उनके ससुराल में महिला की मौत हुई। शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए थे। 6 महीने पहले ही श्वेता नाम की उस महिला की शादी हुई थी, लेकिन उनका शव ससुराल में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। परिवार वालों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग करने लग गए थे, जबकि शादी में बहुत कुछ दिया गया था। जो भी डिमांड थी वो पूरी की गई थी, लेकिन दहेज में कार नहीं दे पाए थे। इसे लेकर उन्होंने मारपीट तक शुरू कर दी थी। परिवार वालों ने श्वेता के पति पर केस दर्ज करवा दिया। एफआईआर में सास को आरोपी बनाया, ससुर को आरोपी बनाया, श्वेता के देवर और ननद को आरोपी बनाया और उन सभी पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। श्वेता की मौत की खबर से पूरा परिवार सदमे में आ गया। परिवार में कोहराम मच गया। पिता तो पूरी तरह टूट गए। आरोप लगाया कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने श्वेता की हत्या कर दी, फिर शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया। उनका आरोप है शादी के बाद से ही उन लोगों ने श्वेता को दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया था। दहेज की मांग करना, 4 व्हीलर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अपनी अपनी औकात के बाहर जाकर के शादी की। जो इन्होंने कहा मैंने सब कुछ पूरा किया, बस 4 व्हीलर कार नहीं दे पाए। उसकी वजह से इन्होंने मेरी बेटी की हत्या कर दी, मौत के घाट उतार दिया उसको। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं श्वेता के साथ मारपीट भी की जाती थी, टॉर्चर किया जाता था। वो कह रहे श्वेता ये सब कुछ सहती रही, इस उम्मीद में सहती रही कि शायद आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, हालात सुधर जाएंगे, ससुराल वाले बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहन ने तो यह दावा कर दिया कि श्वेता खुदकुशी कर ही नहीं सकती थी। वो भले ही बेहद परेशान थी, लेकिन आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकती थी। बहन कह रही है घटना से कुछ देर पहले भी उनकी बात हुई थी, तब वो सामान्य थी। के घर में लड़ाई झगड़े हमेशा होते थे। उसको समझाते थे कि हाँ ठीक है। कल भी मेरी मरने से पहले 11 बजे उससे बात हुई, 11 बज के कुछ मिनट पे मेरी बात हुई। श्वेता की शादी पिछले साल 22 नवंबर को लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में हुई। उनके पति का नाम शिवम है। जानकारी के मुताबिक वो एक प्राइवेट लैब में काम करते हैं। परिवार वालों के मुताबिक श्वेता की मां की तबीयत खराब थी, वो अस्पताल में भर्ती थीं। उन्हें देखने के लिए श्वेता 2 रोज पहले अस्पताल भी गई थी। मां से मिलने के बाद वो अपने ससुराल लौट गई थी, लेकिन अगले ही दिन उनकी मौत की खबर आ गई। और परिवार वालों के मुताबिक जब वो श्वेता के ससुराल पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। ससुराल वाले शव को खुद ही फंदे से उतार कर अस्पताल ले जा चुके थे। उन्होंने पुलिस को भी खबर नहीं की थी। पिता दावा कर रहे हैं कि श्वेता के पैरों पर जलने के निशान थे। उन्होंने पुलिस से इसकी जांच करवाने की मांग की। बाद में पुलिस अस्पताल पहुंची और उसने शव का पोस्टमार्टम करवाया। इस बीच श्वेता के ससुराल वाले घर छोड़कर कहीं चले गए। उनके ससुराल में ताला लटका मिला। घर अभी पूरी तरीके से यहाँ पर बाहर से बंद करके चले गए हैं। अंदर ये देख सकते हैं आप, इंटरलॉक लगा हुआ है। इंटरलॉक लगा करके फिलहाल अभी यहाँ से जो लोग हैं वो अभी घर पर मौजूद नहीं है। पुलिस ने कुछ सोशल मीडिया पोस्ट को भी अपनी पड़ताल में शामिल किया। परिवार वाले कह रहे हैं शादी के बाद से ही श्वेता के ससुराल के सभी लोग उन्हें परेशान करने लग गए थे। दहेज को लेकर उन्होंने श्वेता का वहां रहना मुश्किल कर दिया था। ननद तो उनके पीछे ही पड़ गई थी। परिवार वाले कह रहे हैं वो घर में तो परेशान करती ही थी ननद, सोशल मीडिया के जरिए भी वो श्वेता को ताने मारती थी, कई तरह के आरोप लगाती थी। उधर ट्विशा शर्मा केस में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी। उसने भोपाल पुलिस की एफआईआर को दोबारा दर्ज किया। इसके बाद वो सीधा ट्विशा के ससुराल पहुंची। वहां उसने पूरे घर की जांच की, एक एक कमरे की पड़ताल की, खासकर वो कमरा जहां से ट्विशा का शव मिला था। सूत्र बता रहे हैं जांच के दौरान ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह भी घर में ही मौजूद थी, लेकिन इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि जांच टीम ने उनसे भी पूछताछ की या नहीं की। इससे पहले भोपाल पुलिस की एसआईटी की टीम भी वहां पहुंची। घटना के बाद से ही एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। उसने केस के मुख्य आरोपी और ट्विशा के पति समर्थ सिंह के साथ वहां घटना को रिक्रिएट किया। उसने यह समझाने की कोशिश की कि 12 मई की रात क्या हुआ था, कैसे हुआ था, फिर उन्होंने क्या किया था। और इस बीच सीबीआई की टीम ट्विशा के ससुराल पहुंच गई। उसने
वहां पहुंचते ही पूरे इलाके में हलचल बढ़ गई। अधिकारी सीधा घर के अंदर चले गए। उन्होंने केस को औपचारिक रूप से अपने हाथ में लेने के बाद सबूतों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, मामले की छानबीन शुरू कर दी। ट्विशा के पति का घर भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में है। वहां पहुंचकर जांच टीम ने घर की बारीकी से जांच की, एक एक कोना देखा। ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपर वाली मंजिल तक टीम के अधिकारी गए। घर की ऊपर वाली मंजिल से ही 12 मई की रात ट्विशा का शव मिला था। सीबीआई इस तरफ आपको ऊपर के जो टॉप फ्लोर है, क्योंकि वहां पर सीबीआई की मूवमेंट है। जो नीला वाला आपको दिखाई दे रहा है उसके अंदर ही ट्विशा का डेड बॉडी उसके अंदर ही मिली थी, और उसके बाद अब उसी जगह पर यहां पर सीबीआई की टीम है। आधे घंटे तक सीबीआई की टीम वहां रुकी, कई जानकारियां इकट्ठा की, फिर वो लोग वहां से निकल गए। हालांकि अपनी जांच को लेकर अधिकारियों ने कुछ बताया नहीं। अपनी कार में बैठे सीधा पुलिस कमिश्नर के दफ्तर चले गए। वहां उन्होंने भोपाल के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की, जांच के बारे में उनसे पूरा अपडेट लिया। भोपाल पुलिस की एफआईआर को दोबारा दर्ज किया सीबीआई ने, और ट्विशा के पति समर्थ सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया। उसने ट्विशा की सास गिरबाला सिंह के खिलाफ भी केस दर्ज किया। दहेज के लिए हत्या किए जाने की धाराओं में मुकदमा दायर किया गया। और इससे पहले भोपाल पुलिस की एसआईटी ने घटना का रिक्रिएशन किया था। वो समर्थ सिंह को लेकर ट्विशा के ससुराल पहुंची, सीधा उस कमरे में गई जहां से ट्विशा का शव मिला था। घटना वाले दिन समर्थ सिंह 2 लोगों के साथ उनके शव को नीचे लाते हुए नजर आए थे। तो एसआईटी ने इससे जुड़ी पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश की। आप इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पर रिक्रिएशन चल रहा है। जो ऊपर आपको लाइट दिखाई दे रही है, ठीक घर के पीछे की जगह पर यहाँ पर इस वक्त लाइट जलाई गई है और यहीं पर रिक्रिएशन हो रहा है। आप देखेंगे अंदर मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है। सूत्र कह रहे हैं जांच टीम ने वहां उसी तरह के हालात बनाए जिनका जिक्र समर्थ सिंह ने पूछताछ के दौरान किया था। उसके बाद कैसे कैसे क्या क्या हुआ ये सब जाना। इस बीच ट्विशा के परिवार वालों ने भोपाल की जिला कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी। उन्होंने कोर्ट से अपील की कि वो ट्विशा के ससुराल के सीसीटीवी वीडियो देखना और कॉल डिटेल की रिपोर्ट को सुरक्षित रखने का आदेश दे, ताकि उनसे कोई छेड़छाड़ ना हो। केस अपने हाथ में लेने के बाद सीबीआई की टीम ने ट्विशा के परिवार वालों से भी मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिया कि केस में निष्पक्ष जांच की जाएगी। सूत्र कह रहे हैं सीबीआई ट्विशा के परिवार वालों से भोपाल में पूछताछ नहीं करेगी, वो उनसे दिल्ली में पूछताछ करेगी। इधर दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में एक सिलेंडर में धमाका होने से दहशत मच गई। दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ और उसकी वजह से वहां आग लग गई। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने वहां बचाव अभियान शुरू किया। इस घटना में एक आदमी के घायल होने की खबर सामने आई। दिल्ली के गाजीपुर इलाके से पुलिस ने 2 शूटरों को गिरफ्तार करने का दावा किया। गिरफ्तार शूटरों में एक नाबालिग बताया गया। पुलिस के मुताबिक कुछ रोज पहले विवेक विहार इलाके में मौजूद एक होटल पर दोनों ने फायरिंग की थी। उसी मामले में पुलिस को दोनों की तलाश थी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में जबरदस्त मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लात घूंसे चलाए। कुछ बच्चे भी डंडे लेकर मारपीट में शामिल हो गए। उधर मुंबई के पास ठाणे के मीरा रोड इलाके में बकरीद से पहले बकरों को लेकर बवाल हो गया। वहां की एक हाउसिंग सोसाइटी में बकरों के लिए एक शेड बना दिया गया। शेड में बकरीद के मौके पर कुर्बानी के लिए करीब 50 बकरों को रखा गया। हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, शेड को अवैध बताया कि बिना मंजूरी के बनाया गया था, ऐसा दावा किया। लेकिन यह सब कुछ हिंदू समुदाय के कुछ लोगों की तरफ से कहा गया। मुस्लिम समुदाय के जिन लोगों ने शेड बनाया था उनकी तरफ से क्या कहा गया वो सामने नहीं आ सका। लेकिन बवाल तब बढ़ गया जब वहां वीएचपी और बजरंग दल के लोग आ गए। वो लोग मुस्लिम समुदाय के उन लोगों से भिड़ गए जिन्होंने बकरों के लिए शेड बनाया था, और फिर उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई, मारपीट होने लगी, बवाल शुरू हो गया। पुलिस आई, पुलिस ने हालात संभालने की कोशिश की, झगड़ा कर रहे लोगों को हटाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बदला, हंगामा होता रहा। उसी दौरान एक व्यक्ति के हाथ से खून निकलता दिखाई दिया। उसे देखकर तो कुछ लोग चिल्लाने लग गए। उसको पूरा मार दिया, मार दिया अपने। हर्ष इधर आ, हर्ष इधर आ, पूरा भाई का हाथ फाड़ दिया। वीएचपी के लोगों ने आरोप लगाया कि हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने उनके कार्यकर्ताओं पर चाकू से हमला कर दिया। भीड़ में शामिल एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि पुलिस हमला करने वाले लोगों को सुरक्षा दे रही है।
हिंदू को मार के भागा, इधर से सामने से पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है। मीरा भाईंदर पुलिस, ये देखो उनका प्रोटेक्शन दे रहे हैं, प्लास्टर डूबे इधर। काफी देर तक हाउसिंग सोसाइटी में यह हंगामा होता रहा, अफरा तफरी मची रही। पुलिस ने किसी तरह फिर मामले को शांत करवाया। लोगों का कहना है कि बकरे रखने के लिए हाउसिंग सोसाइटी के अंदर अवैध तरीके से शेड बना दिया गया था और उसे बनाने के लिए किसी से कोई मंजूरी नहीं ली गई थी। सोसाइटी से परमिशन नहीं दी गई थी। ना सोसाइटी से थी, ना महानगर पालिका से थी, ना पुलिस यंत्रणा से थी, किसी से उनको परमिशन नहीं थी। यह भी कह रहे हैं कि हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। 2-4 फैमिली है जिसका आप बोलेंगे नाम भी बोल दो, ये यहाँ घर पे भी लेके जाके सॉल्टरिंग करते हैं। ये किसकी सुनते नहीं, ये जबरदस्ती का धमकी, जबरदस्ती का काम करते हैं। अगर इनको बोला जाए कि नहीं करो तो भी ये करेंगे। तो बवाल बढ़ गया। हाउसिंग सोसाइटी के अंदर बकरे रखने के लिए बनाए गए उस शेड को फिर तोड़ दिया गया। पुलिस वहां मौजूद थी और उसे तोड़ दिया गया, लेकिन उसके बाद वहां तनाव फैल गया। हाउसिंग सोसाइटी के अंदर और बाहर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी बवाल खत्म नहीं हुआ, बल्कि हंगामा बढ़ता चला गया, क्योंकि वहां रहने वाले लोगों ने दावा किया कि शेड टूटने के बाद भी मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने वहां से बकरे हटाए नहीं। उन लोगों ने बकरों को हाउसिंग सोसाइटी की पार्किंग में ले जाकर बांध दिया। शेड अभी हटा लिए कि बकरे अभी हटा लिए? बकरे इन्होंने पार्किंग में बांधे जबरदस्ती। अच्छा, अभी बांधे हुए। कितने बकरे? 50 to 60 बकरे अभी। इसका पता चलने के बाद वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए। बड़ी संख्या में दोनों संगठनों के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर धरना शुरू कर दिया। लोग वहां हनुमान चालीसा का पाठ करने लग गए। विश्व हिंदू परिषद के लोग देखिए किस तरीके से सोसाइटी के बाहर ही हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं और सोसाइटी गेट के सामने ही बैठे हुए हैं और हनुमान चालीसा का जो पाठ है यहाँ से पढ़ रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने धरने पर बैठे लोगों को समझाने की कोशिश की, धरना खत्म करने की अपील की, लेकिन वो नहीं माने। अपनी जगह से वो टस से मस नहीं हुए। फिर हाउसिंग सोसाइटी के बाहर सड़क पर किसी ने सूअर का एक बच्चा छोड़ दिया। अब सड़क पर सूअर का बच्चा दिखा तो वहां के हालात फिर बिगड़ गए। फिर हंगामा शुरू हो गया। लोग उसे पकड़ने में जुट गए। पुलिस के जवान भी उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। अब लोगों के बीच धक्का मुक्की हो गई, हाथापाई हो गई। इसी चक्कर में कुछ लोग सड़क पर गिर पड़े। तो पुलिस के जवान ने सूअर के बच्चे को पकड़ लिया, लेकिन फिर कुछ लोग पुलिस पर भड़क गए, पुलिस का विरोध करने लगे। वो लोग पुलिस के जवानों के पीछे पीछे दौड़ने लग गए। सड़क पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। पुलिस किसी भी तरह सूअर के उस बच्चे को वहां से हटाना चाहती थी, दूर ले जाना चाहती थी, ताकि वहां का माहौल ना खराब हो। लेकिन वहां मौजूद कुछ लोग पुलिस वालों का लगातार विरोध करते रहे, उन्हें रोकने की कोशिश करते नजर आए, उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद भी पुलिस वाले सूअर के बच्चे को लेकर किसी तरह एक ऑटो के पास पहुंच गए। तब तक लोगों ने उस ऑटो को घेर लिया और नारे लगाने लग गए। पुलिस के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उनसे बहस करते रहे। ऐसा लगा जैसे वो लोग पुलिस से भिड़ जाएंगे। बाद में किसी तरह सूअर के बच्चे को वहां से हटाया गया, लेकिन हंगामा खत्म नहीं हुआ। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता हाउसिंग सोसाइटी के बाहर प्रदर्शन करते रहे, धरने पर बैठे रहे। बकरों को हाउसिंग सोसाइटी से निकालने की जिद पर वो अड़े रहे। वीएचपी के कार्यकर्ताओं का कहना है बकरीद पर कुर्बानी देने के लिए करीब 50 बकरे लाए गए थे। शेड टूटने के बाद उन्हें पार्किंग में बांध दिया गया। उन लोगों ने ऐलान किया कि जब तक उन बकरों को हाउसिंग सोसाइटी से बाहर नहीं निकाला जाएगा, तब तक वो वहां से नहीं हटेंगे। सब बकरे इधर ही है, बकरे निकलेंगे नहीं, हम लोग यही बैठेंगे और यहाँ बैठे रहेंगे। और हम चाहते कि उनको ईद मनाने दो, पर यहाँ बकरे रख के ईद नहीं मनाई जा सकती है। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को घेरने की कोशिश की, उसके काम करने के तरीके पर सवाल उठाए, आरोप लगाया कि पुलिस आरोपियों को बचाने में जुटी है।
पुलिस प्रशासन बोलती है 2 दिन की बात है, जाने दो 2 दिन में निकाल देंगे, वो लोग लेके जाएंगे कुर्बानी के लिए। बट जब अगर सोसाइटी में वो चीज़ें अलाउ नहीं है, लोगों को तकलीफ है, तो पुलिस प्रशासन ऐसा बोलती तो बाकी जनता क्या करेगी? हाउसिंग सोसाइटी के बाहर वीएचपी और बजरंग दल के प्रदर्शन की वजह से पुलिस और प्रशासन की मुसीबतें बढ़ गईं। अधिकारियों के लाख समझाने और मनाने के बाद भी प्रदर्शन कर रहे लोग वहां से नहीं हटे, अपनी जिद पर अड़े रहे। तो बवाल बढ़ता देख हाउसिंग सोसाइटी के बाहर भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। पुलिस अधिकारियों और जवानों ने सड़क पर फिर फ्लैग मार्च किया, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की ताकि बकरीद से पहले वहां का माहौल न बिगड़े। लेकिन प्रदर्शन और हंगामे की वजह से हाउसिंग सोसाइटी के बाहर हालात जस के तस बने रहे। बाद में पुलिस और प्रशासन ने मिलकर हाउसिंग सोसाइटी से कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों को निकालने का काम शुरू किया। इसके लिए वहां 2 ट्रक बुलाए गए, पुलिस के भारी बंदोबस्त हुआ। उसके बीच उन ट्रकों में सभी बकरों को भरा गया, वहां से निकाला गया। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता नारे लगाते रहे। सारे बकरों को यहाँ से निकाला गया है, साथ में पुलिस की गाड़ियां भी साथ में जा रहे हैं ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू ना हो। और पूरा का पूरे जो आला अधिकारी हैं, पुलिस के आला अधिकारी हैं, वो भी साथ जा रहे हैं ताकि आगे रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। बकरों को निकालने के बाद मामला शांत हुआ। मुंबई में बीजेपी के 7 विधायकों, मेयर, डिप्टी मेयर समेत कई नेताओं ने मुंबई के नगर निगम बीएमसी कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। हाउसिंग सोसाइटियों और दूसरे रिहायशी इलाकों में बकरों की कुर्बानी पर पाबंदी लगाने की मांग की। दूसरी तरफ बकरीद से पहले पुणे और सोलापुर में रैली, जुलूस और प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई। 5 से ज्यादा लोगों के एक जगह जुटने पर पाबंदी लगा दी गई। 100 बात की एक बात यह कि धार्मिक रस्मों की आजादी का यह मतलब थोड़ी हो सकता है कि खुले में घरों में कुर्बानी के बकरे बांधे जाएंगे। मुंबई में मीरा रोड में एक हाउसिंग सोसाइटी में बवाल हो गया। दर्जनों बकरे बांध दिए ईद पर कुर्बान करने के लिए हाउसिंग सोसाइटी के अंदर। अरब देशों तक में यह अलाउड नहीं होता है। सऊदी अरब हो, दुबई हो, अबू धाबी हो, कहीं पर भी यह नहीं करने देते। यह कोई धार्मिक मामला नहीं है, यह तो हाइजीन की बात है। कुर्बानी तो बूचड़ खानों में ही दी जाएगी, तो यहां क्यों बांध रहे हैं बकरे? सारे स्वच्छता के नियमों के साथ होगा ना जो होगा। घर में जानवर लाकर थोड़ी बांध सकते हैं शहर के अंदर। ये शहर है, ये हिंदू मुस्लिम मामला नहीं है, ये तो कायदे की बात है। शहर में रहने का क्या मतलब हुआ फिर? बाकी लोगों को आपत्ति हो ना हो, इस पर तो प्रशासन को ही आपत्ति होनी चाहिए। ईद पर सोसाइटी में चाहे शेड बनाकर चाहे पार्किंग में बकरे थोड़ी बांध सकते हैं। सजा हो जाती है यह करने पर इस्लामी देशों में, वहां नहीं कर सकते। ये वहां जानवर भी पकड़कर ले जाते हैं, जानवर लाने वाले को भी पकड़कर ले जाते हैं अगर ये करो तो। अब जब ये इल्जाम लगते हैं कि मुसलमानों को बेवजह टारगेट किया जा रहा है, तो कई धर्मगुरु आ जाते हैं, कई नेता लोग आ जाते हैं। कई बार उनकी शिकायत जायज भी होती है, लेकिन फिर वो ऐसे मामलों में भी तो सामने आकर बोले ना कि ये क्या कर रहे हो। दुबई वगैरह में, कई अरब देशों में तो अब ऐप आ गए हैं, उसमें ऐप में कुर्बानी के लिए जानवर ऐप पर सिलेक्ट किया जाता है और पूरी स्वच्छता से और पूरे उनके धार्मिक तरीके से बूचड़ खाने में कुर्बानी दी जाती है। जानवर वहीं रहता है और मीट पहुंचा दिया जाता है जहां आप कहें। सिस्टम होना चाहिए ना कोई। हाउसिंग सोसाइटी में बकरों के लिए शेड कैसे बना सकते हैं? धार्मिक आजादी का यह मतलब थोड़ा ही हो सकता है। 100 बात की एक बात। इधर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उन्नाव के पास एक बस के पलटने से 5 यात्रियों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से भरी एक बस पलट गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस दिल्ली से बिहार जा रही थी, उसमें 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बिजली के तार की चपेट में आने से एक युवक की जान चली गई। वो युवक वहां रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा और ऊपर हाई टेंशन तार से उसे करंट लग गया। करंट लगने के बाद वो बुरी तरीके से झुलस गया और उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में मां बगलामुखी मंदिर में दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए। वहां लाइन में खड़े श्रद्धालुओं पर पानी का छिड़काव किया गया ताकि लोगों को तपती गर्मी से राहत मिल सके। उधर राजस्थान के कोटा से डरा देने वाली खबर आई। वहां सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को लगाया जाने वाला एक इंजेक्शन नकली पाया गया, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन। जिस दवा कंपनी ने सरकारी अस्पतालों में इंजेक्शन की सप्लाई की थी, उसके कुछ सैंपल जांच के दौरान फेल हो गए।
ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन गर्भवती महिलाओं को बच्चे के जन्म के समय लगाया जाता है, ब्लीडिंग रोकने के लिए और भी कई चीजों के लिए, ताकि बच्चे के जन्म के बाद ब्लीडिंग ना हो और तकलीफ ना हो। तो कोटा मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अंदर से लिए गए सैंपल भी फेल साबित पाए गए। जांच के लिए भेजे गए इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन मिला ही नहीं। मतलब इंजेक्शन था ऑक्सीटोसिन का, लेकिन उसमें ऑक्सीटोसिन की मात्रा 0 थी। 25 दिन के अंदर 5 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई है वहां पर। तो इस मामले ने सनसनी मचा दी, क्योंकि उन महिलाओं की मौत की वजह ज्यादा ब्लीडिंग और किडनी फेल होना बताया गया। हालांकि यह अभी साफ नहीं है कि उन महिलाओं की मौत या बीमार होने के पीछे ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन ही वजह है, लेकिन जब शिकायत मिली तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को लेकर एक्शन शुरू कर दिया गया। राजस्थान सरकार ने राज्य में उसके एक बैच की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी। महिलाओं की मौत के मामले की जांच शुरू कर दी। कोटा मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अलावा जयपुर के जेके लोन अस्पताल में भी गर्भवती महिलाओं की तबीयत बिगड़ी। पूरे राजस्थान में सनसनी मच गई। हालांकि यह साफ नहीं हो सका कि बच्चे के जन्म के समय कोटा में 5 महिलाओं की मौत ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की वजह से ही हुई या फिर कोई और वजह थी, लेकिन वहां ऑक्सीटोसिन में यह गड़बड़ी जरूर पाई गई। शुरुआती जांच में पता चला कि कोटा मेडिकल कॉलेज और जयपुर के जेके लोन अस्पताल में कुछ महीने पहले उसी बैच के ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भेजे गए थे जो जांच में फेल साबित हुए। इंजेक्शनों की संख्या करीब 16,000 थी। 4 महीनों में 12,000 से ज्यादा इंजेक्शन मरीजों को लगाए भी जा चुके हैं। जांच में लेकिन फेल पाए गए। उसके बाद औषधि विभाग ने सख्ती दिखाई, अस्पतालों के मेडिकल स्टोर पर छापा मारा, दवा सप्लाई करने वाली फर्म पर छापेमारी की और करीब 3,500 इंजेक्शन जब्त कर लिए। स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि ऑक्सीटोसिन का यह इंजेक्शन पंजाब के अमृतसर की एक दवा बनाने वाली कंपनी ने तैयार किया था। इसके बाद कोटा की एक दवा सप्लाई फर्म के जरिए अलग अलग सरकारी अस्पतालों तक इसे पहुंचाया गया। राजस्थान के ड्रग कंट्रोलर ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में भेजी गई दवा की एक खेप की दवाएं पूरी तरह फेल साबित हुई। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का जो नमूना है वह अवमानक कोटि का पाया गया है। उसमें मूल घटक ऑक्सीटोसिन जो 0 पाए गए हैं। ये नमूना हमारे औषधि नियंत्रण अधिकारियों के द्वारा कोटा से लिया गया था। महिलाओं की मौत को लेकर स्वास्थ्य अधिकारी से सवाल किया गया कि क्या खराब दवा की वजह से उनकी मौत हुई, ये कह सकते हैं, तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। हालांकि उनके मामले के अंदर चूंकि डिलीवरी सी सेक्शन से हुई थी और उनमें किसी प्रकार के ब्लीडिंग के संबंध में कोई रिपोर्टिंग नहीं थी उनके पूरे प्रिस्क्रिप्शंस और उनके फाइल के अंदर, तो इसलिए इस दवाई के कारण से वो चीज का घटना कहना गलत होगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दावा किया कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के इस्तेमाल से मौत संभव नहीं है। वो कह रहे हैं मौत नहीं हो सकती, इससे किडनी के फेल होने या मौत होने की संभावना नहीं है। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद को 5 दिन की जमानत दे दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद को 25 जून से 30 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने उन्हें यह राहत इसलिए दी ताकि वो अपने पिता के निधन के बाद होने वाली अंतिम रस्म में शामिल हो सकें। इंजीनियर रशीद टेरर फंडिंग मामले में 2019 से ही दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पंजाब की जलंधर सेंट्रल सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा को समन्स जारी किए। जांच एजेंसी ने 2 जून को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति के मामले में विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया था। उन पर अवैध तरीके से वसूली के भी आरोप हैं। ईडी ने पंजाब के कुछ शहरों और चंडीगढ़ में रियल एस्टेट कंपनी रॉयल एस्टेट ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर की गई। कंपनी के मालिक पर मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया गया था। केरलम के तिरुवनंतपुरम में लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठन एसएफआई के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। बवाल तब शुरू हुआ जब पुलिस ने एसएफआई के कुछ छात्रों पर मारपीट और तोड़फोड़ के आरोप में केस दर्ज किया। इसके विरोध में एसएफआई के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। आरोप है कि उनके साथियों पर झूठी एफआईआर की गई। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर में एक परीक्षा के रद्द होने के बाद अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। परीक्षा थी एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी की परीक्षा एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग करवाता है
और इस परीक्षा के जरिए बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी जैसे अर्धसैनिक बलों में कांस्टेबल का पद मिलता है। मुजफ्फरपुर के केंद्र पर इसकी ऑनलाइन परीक्षा चल रही थी, लेकिन 2 पालियों की परीक्षा अचानक रद्द कर दी गई और परीक्षा रद्द हुई तो खबर मिलते ही अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। परीक्षा केंद्र पर भीड़ लग गई। जितने भी अभ्यर्थी थे परीक्षा रद्द होने की वजह पता लगाने में जुट गए। तो जानकारी मिली परीक्षा केंद्र पर तकनीकी खराबी आई, उस वजह से परीक्षा रद्द की गई। कई अभ्यर्थी दूसरे जिलों से भी आए थे। परीक्षा शुरू होने के थोड़ी देर पहले नोटिस मिलने पर वो भड़क गए। उनका कहना था वो कई महीनों से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, इतनी गर्मी में परेशान होकर वहां पहुंचे और पता चला कि परीक्षा ही रद्द हो गई। तो परीक्षा केंद्र पर मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों पर उन्होंने धांधली के आरोप लगा दिए। वो कह रहे हैं कुछ अभ्यर्थियों को खास मदद पहुंचाई गई। इसमें धांधली चल रहा है और सब सेटिंग है, इसलिए आप फोन लेके आप 40 साल का एजेड अंकल लोग एग्जाम दे रहे हैं, बताइए, मोबाइल लेके जाके। और यहाँ तक कि एग्जाम हॉल में सारा बेंच भी खाली था, हम लोग का सेकंड शिफ्ट में जाने नहीं दिया है। गुस्साए अभ्यर्थियों ने पूरी परीक्षा प्रक्रिया की जांच की मांग की कि दूसरी पालियों में जितनी भी परीक्षा हुई वो भी रद्द की जाए ताकि उनके साथ कोई नाइंसाफी ना हो। सारा एग्जाम को कैंसिल होना चाहिए कि नहीं भाई लोग? सारे एग्जाम कैंसिल होना चाहिए और फिर से एग्जाम का टाइम दे। 15 दिन का समय मिले, 20 दिन का समय मिले, 10 दिन का ही क्यों ना मिले, उससे कोई बहस नहीं है। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने उन अभ्यर्थियों को किसी तरह शांत कराया, भरोसा दिया कि परीक्षा की नई तारीख जल्द ही बताई जाएगी। हालांकि अभ्यर्थी अपनी मांग पर अड़े रहे। उन्होंने साफ कह दिया कि एसएससी की सारी पालियों की परीक्षा रद्द करे और दोबारा परीक्षा करवाई जाए सबके लिए। इधर 12वीं कक्षा के रिजल्ट पर सवाल उठाकर जो छात्र सुर्खियों में आया, सीबीएसई ने उसकी शिकायत पर फिर एक्शन ले लिया। दिल्ली के वेदांत नाम के उस छात्र ने 12वीं की परीक्षा दी थी, लेकिन रिजल्ट आया तो फिजिक्स में उसे उतने नंबर नहीं मिले जितने नंबरों की उसे उम्मीद थी। उसे लगा उसे कम नंबर मिले। इस पर उस छात्र को यकीन नहीं हुआ क्योंकि फिजिक्स समेत उसके मुताबिक उसके सारे पेपर अच्छे गए थे। उससे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने सीबीएसई की वेबसाइट से अपनी आंसर शीट निकलवाई, यानी वो पेपर निकलवाए जिन पर उस छात्र ने परीक्षा दी थी, सवालों के जवाब जो लिख कर दिए थे। उसने अपनी आंसर शीट देखी तो उसका कहना है कि वो चौंक गया क्योंकि वो कह रहा उस पर जो हैंडराइटिंग थी, जो लिखावट थी, वो उसकी थी ही नहीं, किसी और की लिखावट थी। तो उसने फौरन इस मामले की शिकायत सीबीएसई से कर दी और फिर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट डाल दी और वहां भी इस मुद्दे को उठा दिया। लेकिन वहां उठा दिया तो बवाल बढ़ गया क्योंकि कुछ लोगों ने छात्र के पहचान पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उसे देश विरोधी बता दिया, पाकिस्तानी कह दिया। वेदांत नाम के जिस छात्र ने आंसर शीट में गड़बड़ की शिकायत की, वो दिल्ली का रहने वाला है। उसके बड़े भाई सिद्धांत ने बताया कि वेदांत को फिजिक्स में कम नंबर मिले थे। उसके मुताबिक उसको कम नंबर मिले थे, जिसके बाद उसने सीबीएसई की वेबसाइट से अपनी आंसर शीट निकलवाई थी। जैसे हमने फिजिक्स के आंसर शीट को खोला, उसमें पहला पन्ना जिसमें उसने सब्जेक्ट लिखा हुआ है, अपने सब्जेक्ट का कोड लिखा हुआ है, वो उसकी हैंडराइटिंग में था। बट जहां से आंसर स्टार्ट होते हैं वो हैंडराइटिंग बिल्कुल अलग थी। यानी सिद्धांत के मुताबिक आंसर शीट का पहला पन्ना तो वही था जिस पर वेदांत की लिखावट थी, लेकिन बाकी के पन्ने जो जिसमें जवाब लिखे थे उन पर किसी और की लिखावट थी। तो वो कह रहे हैं इसका पता चला जब रिजल्ट आने के बाद वेदांत ने सीबीएसई की वेबसाइट पर अपनी आंसर शीट खंगाली। सीबीएसई ने री इवैल्यूएशन करने के लिए विंडो ओपन की थी और उसमें कहा था कि आप अगर आपको कोई डाउट है कि आपको नंबर कम मिले तो आप अपनी आंसर शीट देख सकते हैं। देखिए अब ये आंसर शीट दिखा रहे हैं। तो वो जो आंसर शीट उन्होंने वेदांत ने देखी कि वो उसकी है ही नहीं। उसे शक हुआ कि उसकी आंसर शीट का जो आंसर वाला हिस्सा है वो किसी दूसरे छात्र की आंसर शीट से बदल गया। इसलिए उसने सीबीएसई से जांच की मांग की और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल दी। लेकिन उस पर बखेड़ा खड़ा हो गया क्योंकि कुछ लोगों ने वेदांत और उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर ही उंगली उठानी शुरू कर दी कि वेदांत का सोशल मीडिया अकाउंट पाकिस्तान में बनाया गया है, पाकिस्तान से चलाया जा रहा है। कह दिया वो पाकिस्तानी है और ये सब भारत को बदनाम करने की साजिश है। अब ये सारी बातें कह दी सोशल मीडिया पर। सिद्धांत ने कहा कि उनके छोटे भाई वेदांत की सोशल मीडिया पर उनको खूब जो बुरा भरा कहा गया, गंदी गंदी गालियां दी गई, ऐसी ऐसी बातें कही गई, तो वो बुरी तरह परेशान हो गए।
उसने घर से बाहर निकलना भी कम कर दिया। वेदांत को ट्रोल करा जा रहा है, उसकी फोटो को डाउनलोड करके उसको वो करा जा रहा है कि इसकी नाक कैसी, आंख कैसी है, तो एआई लग रहा है, ये वो लग रहा है। बच्चा है वो छोटा। सिद्धांत के मुताबिक वेदांत ने जिस सोशल मीडिया अकाउंट से सीबीएसई को शिकायत दी, उसे कुछ दिन पहले ही बनाया गया था। और बवाल इसलिए हुआ क्योंकि उस अकाउंट की लोकेशन साउथ एशिया नजर आई, दक्षिण एशिया। मतलब उस अकाउंट को बनाने वाला और चलाने वाला दक्षिण एशिया के किसी देश में रहता है, ये उसमें दिखा। क्योंकि इस अकाउंट को अभी बनाया गया है, तो जैसा कि मैंने पढ़ा और पाया, उससे मुझे पता चला कि ट्विटर ब्रॉडर रीजन दिखाता है। साउथ एशिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, साउथ एशिया के अंदर इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी कंट्री आते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वेदांत को निशाना लगाने वाले लोगों ने दावा किया कि उसका अकाउंट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है। लिखा था दक्षिण एशिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान में बैठा कोई व्यक्ति उसके नाम पर पोस्ट कर रहा है। सिद्धांत का कहना है, उनके भाई का कहना है कि शिकायत वाली पोस्ट के बाद लोगों ने वेदांत को इतना परेशान किया कि उसकी दिमागी हालत बिगड़ गई। वेदांत एक सही मेंटल स्टेट में नहीं है, इसलिए मैंने उसको इन सब चीजों से दूर रखा है। बिकॉज जो मैं देख पा रहा हूँ 24 साल का होने के नाते, मैं नहीं चाहता कि मेरा माइनर भाई जो अभी सिर्फ 17 साल का है वो इस क्रूअल्टी को देखे। तो सीबीएसई ने वेदांत की शिकायत के बाद उसकी सही आंसर शीट फिर उसे सौंप दी। सिद्धांत का दावा है फिजिक्स की पुरानी आंसर शीट में उनके भाई को 65 नंबर मिले थे, नई आंसर शीट में उसके नंबर बढ़कर 74 हो गए। हालांकि सीबीएसई की आंसर शीट में गड़बड़ी के आरोप का यह इकलौता मामला नहीं है। दिल्ली और देश के कई दूसरे शहरों में कुछ छात्र इसकी शिकायत कर चुके हैं। उधर मध्य प्रदेश के पन्ना में एक कुआं धंसने से 5 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के पन्ना में बन रहा एक कुआं अचानक धंस गया और उसकी चपेट में आने से कई मजदूरों की जान चली गई। वहां खेत में कुएं की खुदाई की जा रही थी, तभी मिट्टी धंसी और वो मजदूर मिट्टी में दब गए। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पुल निर्माण के दौरान हादसा हो गया। निर्माण के लिए लगाई गई बांस बल्लियां गिर गईं। हादसे में एक महिला मजदूर की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। जान गंवाने वाली महिला छत्तीसगढ़ की रहने वाली बताई गई। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हटली मोड़ इलाके में एक संदिग्ध ड्रोन मिलने से सनसनी मच गई। पुलिस ने ड्रोन को कब्जे में लिया और जांच शुरू की। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने आसपास के इलाकों में भी तलाशी अभियान चलाया। इधर जयपुर में मूंगफली के नकली बीज तैयार किए जाने की खबर मिली। राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा वहां छापा मारने पहुंच गए। कृषि विभाग के अफसरों के साथ जयपुर के चौमू इलाके में नकली बीज फैक्ट्रियां चलाई जा रही थी, आरोप लगाया गया। तो छापेमारी हुई, बीज फैक्ट्रियों से सड़ी हुई और खराब क्वालिटी की मूंगफली जब्त की गई। यह भी पता चला कि वहां खराब क्वालिटी की सड़ी हुई मूंगफलियों को नामी कंपनियों के पैकेट में पैक करके बेचा जा रहा था। मतलब किसानों से हाई क्वालिटी बीज के नाम पर मोटा पैसा वसूला जाता था, लेकिन उन्हें बीज घटिया क्वालिटी का दिया जाता था। बीज मतलब ये मूंगफली। तो खबर मिली, कृषि मंत्री एक्शन में आए, एक टीम बनाई, नकली बीज फैक्ट्रियों पर पहुंच गए। उन्हें मूंगफली की 2 लाख बोरियां मिली, जो कह रहे हैं खराब क्वालिटी की। ये मार्केट से मूंगफली खरीद के बीज के रूप में बेच रहे हैं। और इसमें भी सबसे बड़ा मामला ये है कि इसमें एफ्लाटॉक्सिन नाम का फंगस है। एफ्लाटॉक्सिन फंगस, ये क्या नुकसान होता है इससे? जो ह्यूमन लाइफ के लिए कार्सिनोजेनिक भी है और ये उत्पादकता पे एकदम असर डालता है। बहुत कम उत्पादकता मूंगफली की हो जाती है। तो बाजार में मिलने वाली खराब क्वालिटी की मूंगफलियों को उन फैक्ट्रियों में लाकर छिलके से निकाला जाता था, कह रहे हैं, और नामी कंपनियों के अच्छे किस्म वाले बीज की पैकिंग में भर दिया जाता था कि ये बीज है। ये मूंगफली किस तरीके की मूंगफली आप देखिए, ये आप देखिए कि किस तरीके की है। ये सड़ी हुई, ये इसका बीज पैक करके और ये यहां ही नहीं एक्सपोर्ट भी किया जा रहा, और यही मूंगफली किसान पैदा कर रहे हैं और यह मूंगफली बाजार में बिक रही है। किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं किसानों के साथ होने वाले इस धोखे का पर्दाफाश करने के लिए एक ही साथ राजस्थान के कई जिलों में छापेमारी की गई। कृषि विभाग की टीमों ने जोधपुर में छापा मारा, बीकानेर में छापा मारा, सीकर में छापा मारा, चुरू में छापा मारा, और ये नकली बीज, जिनको बीज बताया जा रहा है, ये नकली बीज जब्त किए गए। किरोड़ीलाल मीणा ने इसे किसानों के साथ छलावा बताया।
ये वो मूंगफली है जो बिल्कुल घटिया किस्म की है, बाजार में सस्ते भाव में मिलती है। उसको खरीद के सेठ जी ले आए और इसको RG 510 के बैगों में बंद करके महंगे में किसानों को बेचेंगे। किसानों के साथ भयंकर छलावा है, भयंकर लूट है। छापेमारी के दौरान पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने नकली बीज फैक्ट्रियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया। क्योंकि मंत्री जी यहाँ पे जांच कर रहे हैं और यदि अनियमितताएं पाई जाती हैं तो जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। और कृषि विभाग की टीम ने मूंगफली से दाना निकालने वाली हाईटेक मशीनें और पैकेजिंग करने वाली मशीनें भी बरामद की। छापेमारी के दौरान नकली बीज फैक्ट्रियों से 60 लाख खाली बोरियां और मूंगफली से भरी करीब 2 लाख बोरियां जब्त की गईं। इधर तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के बाद CNG के दाम भी बढ़ा दिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद CNG के दाम भी बढ़ा दिए गए। IGL ने CNG की कीमत 2 रुपए प्रति किलो बढ़ा दी। पिछले 2 हफ्तों के भीतर चौथी बार CNG के दाम में बढ़ोतरी हुई। सरकार ने LPG उपभोक्ताओं को राहत देते हुए LPG संशोधन आदेश 2026 लागू कर दिया। इसके तहत LPG कनेक्शन बंद कराकर PNG कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ता भविष्य में दोबारा LPG कनेक्शन बहाल करा सकेंगे। इसके लिए सरकार ने ट्रांसफर वाउचर की सुविधा शुरू कर दी। अमेरिका और ईरान के बीच फिर तकरार बढ़ने की आशंका का असर शेयर बाजार पर दिखा। इंट्राडे में हाई से सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा टूट गया तो निफ्टी भी फिसलकर 23,900 के स्तर पर आ गया। इसके बावजूद BSE पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप बढ़ गया। निवेशकों की संपत्ति में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हो गया। उधर पंजाब के पटियाला में निकाय चुनाव में मतदान के दौरान बवाल हो गया। भीड़ के बीच मारपीट हो गई, पत्थरबाजी हो गई, पुलिस को भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ा। मतदान के दौरान पुलिस कह रही है कुछ लोग आपस में भिड़ गए। मामूली कहासुनी से बात शुरू हुई थी, हिंसक झड़प में बदल गई। अफरा तफरी मच गई। हालात संभालने के लिए की कोशिश की पुलिस ने, लेकिन गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। पुलिस किसी तरह खुद को पत्थरों से बचाती नजर आई, लेकिन भीड़ बिना रुके पुलिस पर पत्थर बरसाती रही। भीड़ बेकाबू हो गई, भगदड़ जैसे हालात हो गए। पुलिस ने भीड़ पर फिर लाठीचार्ज कर दिया और भीड़ को खदेड़ना शुरू कर दिया। लाठियों से बचने के लिए लोग इधर उधर भागते नजर आए। एक तरफ से पुलिस पर पत्थर चलते दिखे, दूसरी तरफ पुलिस लाठियां बरसाती दिखी। कई लोग बुरी तरह घायल भी हो गए। बीजेपी और कांग्रेस ने इसके लिए आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया और उनका कहना है सत्ताधारी पार्टी के लोग मतदान के दौरान गुंडागर्दी कर रहे थे। उन्हें चाहते थे कि वोटिंग शांति से पूरी हो जाए। कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस के टेंट भी उखाड़ दिए और उनमें तोड़फोड़ की, यह आरोप लगाया। बीजेपी और कांग्रेस के टेंट में कुर्सियां और जो टेबल थी वो जमीन पर पड़ी दिखाई दी। पार्टियों के पोस्टर जमीन पर बिखरे दिखे। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से इन आरोपों पर कोई बयान सामने नहीं आया। इधर 30 दिन की पैरोल मिलने के बाद गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गए। 2017 से रोहतक की जेल में वो बंद हैं। 2 साध्वियों के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी। 2017 से अब तक राम रहीम 16 बार जेल से बाहर आ चुके हैं। 2026 में यह दूसरी बार है, इस साल भी दूसरी बार है जब राम रहीम को पैरोल मिली है। तो सुबह करीब 6:30 बजे राम रहीम रोहतक की जेल से बाहर आए। पुलिस के बड़े काफिले के साथ राम रहीम को सिरसा में मौजूद उनके आश्रम तक ले जाया गया। इस साल के पहले 5 महीनों में ही दूसरी बार जेल से बाहर आए हैं और इस बार 1 महीने के लिए 30 दिन की पैरोल मिली है। इससे पहले जनवरी में भी उन्हें पैरोल मिली थी, वो 40 दिन के लिए तब बाहर आए थे। उस वक्त राम रहीम सिरसा में मौजूद अपने आश्रम में ही रह रहे थे। फरवरी में उनकी पैरोल खत्म हुई थी, जिसके बाद वो जेल लौट गए थे और फिर 3 महीने बाद ही राम रहीम को दोबारा पैरोल मिल गई। इसी साल 2017 से 2026 तक यानी पिछले 9 साल में राम रहीम को 16 बार पैरोल मिल चुकी है। कई बार उन्हें 40-40, 50-50 दिन की पैरोल मिल चुकी है। दुष्कर्म के 2 मामलों में 2017 से सजा काट रहे हैं, 16 बार जेल से बाहर आ चुके हैं। तो इसे लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल की एक बात यह कि अगर राम रहीम कोई बाबा नहीं होते तब भी क्या उनको ऐसे ही बार बार महीने महीने की पैरोल मिलती रहती? क्या राम रहीम के इतने डेरे नहीं होते तब भी क्या उनको ऐसे ही बार बार महीने महीने की पैरोल मिलती रहती? राम रहीम के हजारों अनुयायी नहीं होते तब भी क्या उनको ऐसे ही बार बार महीने महीने की पैरोल मिलती रहती?
रेप का, दुष्कर्म का आरोप है ना, उसमें सजा हुई है, तो उस सजा का कुछ मतलब तो हो। 16 बार तो पैरोल पर बाहर आ चुके। क्या सब कैदियों, सब मुजरिमों को ऐसे ही पैरोल मिलती रहती है? इनका फैसला हो चुका है, केस चल नहीं रहा है, फैसला हो चुका है, सजा हो चुकी है। इतने सारे कैदी तो ऐसे हैं जिनका केस भी चल रहा है अदालतों में, इतने सारे ऐसे हैं जिनके केस की सुनवाई की डेट तक नहीं आती, सुनवाई ही टलती रहती है। वो दोषी हैं या नहीं वो अभी पता ही नहीं, लेकिन वो जेल में सड़ते रहते हैं, उनको जमानत तक नहीं मिलती। यहां रेप के दोषियों को पैरोल पर पैरोल मिलती रहती है, और बड़े बड़े जज लोग टिप्पणियां करते रहते हैं। वैसे तो कार्रवाई के दौरान ये कहते रहते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो वो ये नहीं देखते कि ये बार बार पैरोल कैसे मिलती रहती है। और फिर कह देते हैं पैरोल तो अदालतें नहीं देती, वो तो जेल प्रशासन देता है, और जेल प्रशासन राज्य सरकार को रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो अदालत को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सजा का क्या हो रहा है। जब सजा सजा जैसी ही नहीं लगेगी तो वो भी तो न्याय का सवाल है या नहीं है? कि कैसे कैसे रूल बने हुए हैं कि इंसाफ इंसाफ ही ना लगे। रेप के जुर्म में सजा मिल रही है तो पैरोल मिलने पर यह पीड़ित के लिए सजा नहीं है। जुर्म पर फैसला आने के बाद अगर बार बार महीने महीने के लिए कोई बाहर आता रहेगा तो फिर सजा तो पीड़ित को हो रही है। इंसाफ होना ही नहीं चाहिए, होता हुआ दिखना भी तो चाहिए। 100 बात की एक बात। उधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने घुसपैठियों को लेकर सख्त बयान दे दिया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर सख्त टिप्पणी की और अफसरों को निर्देश दिए कि घुसपैठियों को जेल भेजने की जरूरत नहीं, उन्हें सीधे बीएसएफ को सौंप दिया जाए। सीएम ने चेतावनी दी कि इससे पहले कि पुलिस कार्रवाई करे, घुसपैठियों को बंगाल छोड़ देना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 4 बड़े सरकारी बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक की और सीबीएसई के पेमेंट गेटवे में सुधार पर चर्चा की। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद हजारों छात्रों ने कॉपियों की दोबारा जांच करने के लिए आवेदन दिया था। इस दौरान छात्रों ने पेमेंट फेल होने की शिकायतें की थी। एक्टर रणवीर सिंह ने मैसूरू के चामुंडेश्वरी मंदिर पहुंचकर देवी चामुंडा के दर्शन किए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने फिल्म कांतारा के दैवा की मिमिक्री से जुड़े विवाद में रणवीर सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने रणवीर सिंह को मैसूरू के चामुंडेश्वरी मंदिर में जाकर दर्शन करने का निर्देश दिया था। इधर अहमदाबाद में आरबीआई के खजाने से 8 करोड़ से ज्यादा की चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। चोरी करीब 4 महीने पहले हुई थी और चोरी का पता तब चला जब आरबीआई के करेंसी चेस्ट में नोटों की गिनती की गई। आरबीआई का करेंसी चेस्ट मतलब जहां नोटों का भंडार होता है, बैंक और एटीएम के लिए कैश रखा जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा का यह मामला बताया जा रहा है। पुलिस कह रही है जब आरबीआई की करेंसी चेस्ट में नोट कम होने का पता चला तो बैंक कर्मचारियों ने एफआईआर दर्ज करवाई। फिर पुलिस ने बैंक के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली तो एक सीसीटीवी वीडियो पुलिस के हाथ लगा, जनवरी महीने का बताया गया। उस वीडियो में 2 लोग एक ट्रॉली को खींचते नजर आए थे, जबकि एक व्यक्ति ट्रॉली के साथ साथ चलता दिखा। उस ट्रॉली के ऊपर एक लोहे का बक्सा रखा हुआ था। पुलिस के मुताबिक चोरी किए गए पैसे उस बक्से में थे। उस वक्त जब आरोपी बैंक कर्मचारी उस कर्मचारी से बैंक बक्से के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि उस बक्से में कचरा भरा हुआ था और वो उसे फिकवाने लेकर जा रहे थे, लेकिन उस बक्से को वो अपने घर ले गए थे। पुलिस के मुताबिक किसी को आरोपी पर शक न हो इसलिए वो लगातार ऑफिस आते रहे। उन्हें लगा था 90 दिन बाद जब सीसीटीवी फुटेज अपने आप डिलीट हो जाएगी तब वो लंबी मेडिकल छुट्टी पर चले जाएंगे। लेकिन इससे पहले ही कि उनका प्लान कामयाब हो पाता, पुलिस ने चोरी के मामले का पर्दाफाश कर दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके दोनों साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया आरोपी के पास 8 करोड़ 70 लाख में करीब 3 करोड़ कैश मिले और पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बाकी पैसे उन्होंने खर्च कर दिए। पुलिस कह रही है आरबीआई के खजाने से चुराए गए पैसों से उसने एक बंगला, एक गाड़ी, एक दुकान खरीद ली थी, जबकि कुछ पैसे क्रिप्टो करेंसी में लगा दिए थे और एक महिला कर्मचारी को भी 28 लाख रुपए दिए थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी बैंक कर्मचारी की पत्नी रेलवे पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं। पुलिस को शक है कि वो भी इस चोरी में शामिल थीं, इसीलिए पुलिस ने उनकी भी जांच शुरू कर दी और आरोपी बैंक कर्मी की संपत्ति को कुर्क करने की भी तैयारी कर ली।
उधर यूपी के गोरखपुर में नकली नोट का कारोबार करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस ने नकली नोट का कारोबार करने वाले एक गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक गिरोह के सदस्य पटना से नकली नोट लाकर उन्हें गोरखपुर और आसपास के जिलों में खपाने का काम करते थे। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके माध्यम से, जिनके कब्जे से नकली नोटों को बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मोटरसाइकिल से सड़क पार कर रहे 2 लोगों को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई और दूसरे व्यक्ति की हालत गंभीर बताई गई। तो इधर उत्तर प्रदेश में होर्डिंग लगाए जाने पर सियासी माहौल गर्मा गया। लखनऊ समेत कई जिलों में एक ही साथ समाजवादी पार्टी के खिलाफ होर्डिंग लगा दी गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर होर्डिंग फाड़ दी और प्रदर्शन किया और बीजेपी पर अखिलेश यादव के खिलाफ विवादास्पद होर्डिंग लगवाने का आरोप लगाया। होर्डिंग पर बदायूं में 12 साल पहले हुए रेप और डबल मर्डर केस का जिक्र किया गया था। उस घटना के अलावा महिलाओं के खिलाफ तब की समाजवादी पार्टी सरकार में हुए अपराधों का जिक्र करके निशाना साधा गया था। ऐसी होर्डिंग लखनऊ में नहीं लगाई गई, बल्कि कन्नौज में, बदायूं में, शाहजहांपुर में, हरदोई में ये सब लगा दी गई। अखिलेश यादव की तस्वीर लगी है और आजम खान की तस्वीर लगी है। तो ये इस तरीके से एक बार फिर से राजधानी लखनऊ में पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है और जिसके माध्यम से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर निशाना साधने का काम किया जा रहा है। बदायूं में जो होर्डिंग लगाई गई उस पर 12 साल पहले की खबरें दिखाई गई। 2 लड़कियों के रेप और मर्डर की घटना को लेकर अखिलेश पर निशाना साधा गया। अखिलेश यादव की तस्वीर लगी नजर आई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए पहुंचे और होर्डिंग को फाड़ दिया। फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीधे तौर पर ऐसी होर्डिंग लगाने के लिए बीजेपी पर आरोप लगाया। होर्डिंग से लग रहे हैं, किसी का कोई नाम नहीं है इसमें, लेकिन ये जो षड्यंत्र है ये भारतीय जनता पार्टी का है। वो हमारे नेता की छवि धूमिल करना चाहते हैं। 2014 में बदायूं के कटरा इलाके में 2 बहनों की मौत हुई थी। उस वक्त यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। मामला काफी बढ़ गया था। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर अखिलेश यादव सरकार पर सवाल उठाए गए थे। 12 साल बाद फिर उसी मामले को होर्डिंग के जरिए उठाकर समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की गई। लखनऊ और बदायूं जैसी होर्डिंग शाहजहांपुर में भी लगाई गई, तो समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने वहां भी फाड़ दिया उसको। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। समाजवादी पार्टी ने शाहजहांपुर के सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा और मांग की कि होर्डिंग लगाने वालों की पहचान की जाए और उन पर कार्रवाई हो। समाजवादी पार्टी की तरफ से सामूहिक रूप से ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी शाहजहांपुर को और मांग की है कि ऐसे लोग जो शाहजहांपुर में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको, वो लोग हैं जिनकी जमीन खिसक रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होर्डिंग लगाए जाने से बुरी तरह भड़के दिखाई दिए। वाराणसी से लेकर शाहजहांपुर तक उन्होंने सड़कों पर उतरकर फिर प्रदर्शन किया। इधर दिल्ली में भारत की मेजबानी में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। भारत की मेजबानी में दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। मीटिंग के बाद क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए नई पहल की घोषणा की गई। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने चीन के दबदबे को कम करने के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद सप्लाई चेन विकसित करने पर सहमति जताई। दिल्ली में क्वाड की बैठक के लिए पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान पर निशाना साधा। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के कब्जे को गैर कानूनी बताया और दावा किया इस समुद्री रास्ते को हर हाल में खाली कराया जाएगा। क्वाड की बैठक के लिए भारत दौरे पर आए जापान के विदेश मंत्री ने गुलाब जामुन और साउथ इंडियन कॉफी का स्वाद चखा। गुलाब जामुन खाने के बाद उन्होंने मजाक में कहा कि वो इतना मीठा था कि उन्हें फिर से कॉफी पीनी पड़ गई। उधर ईरान से चल रही बातचीत के बीच अचानक अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर बमबारी कर दी, हवाई हमले कर दिए, मिसाइल हमले कर दिए। अमेरिका का कहना है उसने सेल्फ डिफेंस में
आत्मरक्षा में यह कार्रवाई की। हालांकि हमले के बाद ईरान ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। ईरान की IRGC सेना ने दावा किया कि उसने अमेरिका के युद्धपोतों पर मिसाइल मार दी। यानी युद्ध विराम के दौरान ही एक बार फिर अमेरिका और ईरान की सेनाएं आमने सामने आ गई। पश्चिम एशिया पर दोबारा खतरे के बादल मंडराने लग गए। अमेरिका के इस हमले से कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जल्दी शांति का रास्ता निकल सकता है, समझौते पर मोहर लग सकती है, युद्ध का अंत हो सकता है, बमबारी हमेशा के लिए रुक सकती है, ये सब कह रहे थे। लेकिन इन दावों को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि उनकी सेना ने ईरान पर दोबारा धावा बोल दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूद की बारिश कर दी, ईरान के दक्षिणी हिस्से पर बारूद की बारिश कर दी। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट में बताया गया कि सीज फायर के दौरान किया गया यह सबसे बड़ा हमला था। यानी पिछले 1.5 महीने में जो सीज फायर चल रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच ऐसी भिड़ंत नहीं हुई। ये रिपोर्ट कह रही है अमेरिका ने हॉर्मुज गलियारे में ईरान की उन नावों पर हमले किए जो लैंडमाइन यानी बारूदी सुरंगें बिछाने में जुटी हुई थी, ताकि इस समुद्री रास्ते पर ईरान की इजाजत के बिना कोई जहाज निकलने ना पाए। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट के आसपास भी हमले किए। अमेरिका का दावा है ईरान की IRGC सेना ने वहां बड़े पैमाने पर मिसाइलें तैनात कर रखी थी। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल ठिकानों को बर्बाद करने का दावा किया। तो इस रिपोर्ट में आशंका जताई गई कि ये हमले कतर, UAE, बहरीन, इन सब जगह मौजूद अमेरिका के एयरबेसों से किए गए। हालांकि न तो अमेरिका ने इसकी पुष्टि की, ना ईरान ने इस पर कुछ कहा। अमेरिका का दावा है ईरान के जिन सैन्य ठिकानों पर उसने हमला किया उनसे अमेरिका की सेना को खतरा था, इसीलिए आत्मरक्षा में उन्हें बर्बाद कर दिया गया। रिपोर्ट कह रही है इस हमले में ईरान के 4 सैनिकों की भी जान चली गई। हालांकि ईरान की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई, लेकिन अमेरिका के इस एक्शन के बाद ईरान की IRGC सेना ने जोरदार पलटवार करने का दावा जरूर किया। उसके प्रवक्ता ने कहा ओमान की खाड़ी में मौजूद अमेरिका के युद्धपोतों पर उन्होंने एंटी शिप मिसाइलें दागी। एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल दुश्मन के जंगी जहाजों को तबाह करने के लिए किया जाता है। एंटी शिप है वो, उन्हें पानी में डुबोने के लिए किया जाता है। हालांकि ईरान के इस हमले में अमेरिका को कोई नुकसान पहुंचा या नहीं, इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन अमेरिका ने हमला बोला तो ईरान के सुप्रीम लीडर भी गुस्से से आग बबूला हो गए। मुश्तबा खामनेई ने अमेरिका के साथ साथ इजराइल को भी चेतावनी दे डाली कि पश्चिम एशिया में अमेरिका का रसूख पहले जैसा नहीं रहा, उसकी हालत कमजोर हो रही है। मुश्तबा खामनेई ने कहा कि पश्चिम एशिया के देश अब अमेरिका के लिए ढाल का काम नहीं करेंगे, उसके सैन्य ठिकानों को सुरक्षा नहीं देंगे। उन्होंने इजराइल की तुलना कैंसर से कर दी कि आने वाले 25 साल में इजराइल का अस्तित्व मिटा देंगे।